नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों, कैसी लग रही है ये हमारी मैराथन सीरीज़। और मैराथन सीरीज़ के आज हम अपने 24वें मैराथन पे पहुंच चुके हैं, यानी कि 23 मैराथन क्लास हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये 24वां मैराथन क्लास है। तो ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही है। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि सर वाकई में आपका ये जो सीरीज़ है बहुत अच्छा है, हमारे लिए हमारे कंटेंट को बेहतर बनाने के लिए इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहिए। जब इस प्रकार का कमेंट आता है तो हमारे अंदर से एक अलग ही एनर्जी रिलीज होती है आपके लिए काम करने के लिए, आपके प्रति काम करने के लिए। तो देखिए, आज हम अपने 50 मैराथन के 24वें सीरीज पे खड़े हैं, जो कि आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की बेसिक से तैयारी कराने के लिए एक और मैं आपके लिए बैच लॉन्च करने वाला हूं। जैसे ये हमारी ख़त्म हो जाएगी ये सीरीज, वैसे ही आपको एक बैच मिलेगा, है ना। बहुत ही अच्छा बैच मैं बनाऊंगा जिसमें ऐसा कंटेंट शामिल करूंगा कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं, अब हमारा सिलेक्शन होना तय है, हमें सिलेक्शन से वंचित कोई नहीं कर सकता। तो पूरे ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए और ईमानदारी के साथ ही आपको क्लास को शेयर कर देना है। जो नए बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है कि हमारा हर एक क्लास का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखो, 600 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं ना। 600 क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। 601 नंबर का क्वेश्चन आज पहला बन रहा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइन इंसुलेटर इन ए ओवरहेड लाइन। कि एक सिरोपरी लाइन है, इनमें जो लाइन इंसुलेटर लगाया जाता है इसका क्या कार्य है, जरा बताना इसका। कि अधिभार के दौरान प्रणाली की सुरक्षा करता है, नहीं, ये सर्किट ब्रेकर का काम है कि अधिभार यानी कि ओवरलोड के दौरान ये सिस्टम को सेफ्टी देता है, उपकरण को त्वरित आघात से बचाता है। ये किसका काम है? ये काम है हमारी लाइटिंग अरेस्टर का। ये किसका काम है? लाइटिंग अरेस्टर का काम होता है। ये चालक के ध्रुव तक धारा के क्षरण को रोकना, चालक के ध्रुव तक धारा के क्षरण को रोकना, यही इसका मुख्य काम है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा फोटो मैंने लगाया है। ये है टावर, टावर का क्रॉस आर्म। ये टावर का क्या है? क्रॉस आर्म। और ये है चालक तार जिसमें से वोल्टेज प्रवाहित हो रही है। और ये है हमारी लाइन इंसुलेटर, ये हमारी है लाइन इंसुलेटर। और इसी लाइन इंसुलेटर पर सवाल पूछा गया है। कई बार ये भी सवाल पूछ लेता है आपसे कि लाइन इंसुलेटर जो होती है, ये एक इंसुलेटर कितने वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो ध्यान देना, हर एक इंसुलेटर जो होती है वो 11 kV के लिए बनाया जाता है ना। कितना? 11,000 वोल्टेज सहन कर सकता है आपकी एक डिस्क 11,000 वोल्टेज सहन कर सकता है। उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि जितने डिस्क लगे होंगे उसके हिसाब से इसमें आप वोल्टेज सहन, मतलब कि वोल्टेज उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बात का हमेशा आप लोग ध्यान रखना, है ना, एक बात का ध्यान रखना कि कई बार ऐसा पूछा जाता है कि अगर आपकी लाइन 400 किलो वोल्ट की है तो फेज तथा 400 किलो वोल्ट की है तो फेज तथा फेज के बीच क्लियरेंस कितना है ना, ये पूछता है। फेज तथा फेज के बीच, फेज टू फेज के बीच क्लियरेंस कितना है? तो 4.2 मीटर। ध्यान रखना, जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन 400 किलो वोल्ट की होगी। और यहीं पर एक और सवाल पूछता है, फेज टू अर्थ के बीच क्लियरेंस कितना है? तो फेज टू अर्थ के बीच क्लियरेंस होना चाहिए 3.4 मीटर। तो इन दोनों को ध्यान रखना, 3.4 मीटर को भी और 4.2 मीटर को भी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब इसका PDF मैं आपको दूंगा तुरंत। इसमें हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। जितने भी बच्चे टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं उन सभी को मैं बताना चाहूँगा कि आपके मोबाइल में टेलीग्राम का ऐप्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा, है ना। उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम के चैनल पर, और वहाँ से ज्वाइन हो जाना। PDF नोटिफिकेशन जो भी नोटिस वगैरह आती है रेलवे के रिगार्डिंग
भर्ती के रिगार्डिंग, तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहता है। नेक्स्ट सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है कि किसी विद्युत प्रणाली में पारेषण नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या है। आपको सवाल इसी लेवल का मिलने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना। किसी विद्युत प्रणाली में पारेषण नेटवर्क का मुख्य कार्य क्या होता है। घरों में विद्युत खपत को मापना, ये मापती है एनर्जी मीटर। ये कौन मापता है, ये एनर्जी मीटर का काम है खपत को मापना। ऊर्जा संयंत्र से वितरण प्रणाली तक उच्च वोल्टेज विद्युत अंतरण करना, यही हमारा करेक्ट ऊर्जा संयंत्र। अच्छा, मैं शुरू से आपको बता देता हूँ। देखिए, ऊर्जा संयंत्र शुरू में क्या होगा, ऊर्जा संयंत्र। ऊर्जा संयंत्र का मतलब कि उत्पादन केंद्र, जहाँ पर करंट जो है वो बन रहा है, जहाँ से करंट हमारी पैदा हो रही है। उत्पादन केंद्र के बाद क्या आता है, उत्पादन केंद्र के बाद आती है स्टेप अप। क्या आता है, स्टेप अप। ये जो स्टेप अप है और ऊर्जा संयंत्र के बीच में यहाँ पर क्या होगा, फीडर। यहाँ पर क्या चलता है, फीडर। उसके बाद आएगी हमारी ग्रिड स्टेशन। उसके बाद कौन सा आता है, ग्रिड स्टेशन। ये हमारी ग्रिड स्टेशन। स्टेप अप और ग्रिड स्टेशन के बीच की लाइन को क्या कहेंगे, प्राथमिक संचरण लाइन। इसको क्या कही जाती है, प्राथमिक संचरण लाइन। कई बार ये सवाल पूछा गया है कि प्राथमिक संचरण लाइन किन किन स्टेशन के बीच में होता है। उसके बाद होगा हमारी सब स्टेशन, है ना। तो ग्रिड स्टेशन और सब स्टेशन को जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इसको कही जाती है द्वितीयक संचरण लाइन। इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक संचरण लाइन। फिर आता है हमारा वितरण स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, जो सब स्टेशन और वितरण स्टेशन के बीच वाली लाइन होती है, इसको कही जाती है प्राथमिक वितरण लाइन। प्राथमिक वितरण लाइन। और फिर हमारी घरों में जो सर्विस लाइन आती है ना, जो घरों में हमारी पावर आ रही है, उसको कही जाती है सर्विस लाइन। और वितरण लाइन तथा सर्विस लाइन के बीच की लाइन को कही जाती है द्वितीयक संचरण लाइन। इसको क्या कही जाती है, द्वितीयक संचरण लाइन, है ना। और फिर सर्विस लाइन में हमें यहाँ पर 230 वोल्ट मिल जाती है, जो कि घरों में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं शुरू से लेकर के अंतिम तक बता दिया मेरे भाई। यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है ना। ऊर्जा संयंत्र जहाँ से विद्युत उत्पन्न हुआ, और स्टेप अप ये फीडर होता है। फिर प्राथमिक संचरण देखिए किसके किसके बीच में होता है। फिर द्वितीयक संचरण, प्राथमिक विद्युत लाइन, वितरण लाइन, द्वितीयक वितरण लाइन। यहाँ से सवाल कई बार पूछा गया है, इसरो डीआरडीओ में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। अब इसरो डीआरडीओ से मुझे ध्यान आया कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो डीआरडीओ में फॉर्म अप्लाई किए हैं और तैयारी करना चाहते हैं, है ना। और उनको एक अच्छा बैच की तलाश है, ऐसा बैच जिसमें कंटेंट बेहतर से बेहतर हो और भरपूर हो, है ना। कमेंट करके एक बार बताना आंसर, ठीक है ना। ऊर्जा संयंत्र से वितरण प्रणाली तक हाई वोल्टेज को ट्रांसफ़र करना ही हमारे ये ट्रांसमिशन नेटवर्क का प्राथमिक उद्देश्य होता है। लो भाई, एक और सवाल दे दिया मैंने आपके, एक और सवाल है, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के विवृत परिपथ परीक्षण। विवृत का मतलब क्या है, खुला, खुला परीक्षण, है ना, ओपन सर्किट। कोर हानि का आकलन करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा प्राचल मापा जाता है। ये पूछ रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है, उसमें हम ओपन सर्किट टेस्ट कर रहे हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट में जो कोर हानि हम कर रहे हैं, तो किस वाइंडिंग का वोल्टेज हम मापेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग का। किसका, प्राइमरी वाइंडिंग का वोल्टेज मापा जाता है। समझने के लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम लेकर के आया हूँ। देखना कि यहाँ पर ये कई बार सवाल पूछा गया है कि जो हमारी कोर हानि होती है ओपन सर्किट परीक्षण, इसमें हाई वोल्टेज साइड शॉर्ट किया जाता है या फिर लो वोल्टेज साइड। तो शॉर्ट आप देखना, शॉर्ट हमेशा किस साइड किया जाता है, शॉर्ट किया जाता है हाई वोल्टेज साइड, और खुला रखा जाता है लो वोल्टेज साइड, यानी कि लो वोल्टेज साइड हम सप्लाई देते हैं, है ना। थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान देना कि हाई वोल्टेज साइड हमने शॉर्ट कर दिया, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस 0 ओम हो जाती है,
वोल्टेज 0 ओम हो जाता है और करंट हमारी अनंत हो जाती है, अनंत एम्पियर करंट फ्लो होने लगती है। तो ये जो सारे उपकरण हैं अगर हम इस साइड लगा देते तो अनंत एम्पियर का करंट इनको जला करके ख़त्म कर देता कि नहीं, खराब हो जाती ना, सारे नष्ट हो जाते उपकरण। इसीलिए हमने जितने भी उपकरण का प्रयोग किया है वो इस साइड नहीं, हम लो वोल्टेज साइड किए हैं, लो वोल्टेज साइड। यहाँ पर एक वाट मीटर लगा है जो पावर की रीडिंग देगा, है ना, एक एम्पियर मीटर जो शॉर्ट सर्किट करंट बताए, एम्पियर मीटर जो करंट का मापन करेगा, और जो हमारी वोल्ट मीटर लगी है ये वोल्टेज का मापन करेगी, ठीक है ना। अब एक बात ध्यान रखना कि ये बोल रहा है कि प्राथमिक कुंडलन वोल्टता, तो प्राथमिक कुंडलन वोल्टता में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है ना, ईएमएफ फर्स्ट बराबर क्या होता है 4.44 φF_N1। अगर मैं यहाँ से ये देख लूँ कि फाई बराबर क्या मिलता है मुझे, तो फाई बराबर क्या मिलेगा, ईएमएफ बटा एफ, यही मिलेगी। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना है आपको, क्या कि जो फाई होता है फ्लक्स डेंसिटी बी और ए, है ना, इसके मल्टीप्लाई से हमें मिलता है। फ्लक्स डेंसिटी बी और ए को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा फ्लक्स, है ना। यहाँ से मैं फ्लक्स डेंसिटी निकालना चाहूँगा तो फाई बटा ए सूत्र बनेगा कि नहीं, बन जाएगा सर। तो B बराबर देखो, फाई बराबर मुझे क्या मिला है, फाई बराबर ईएमएफ बटा एफ, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ईएमएफ बटा एफ। अब एक ऐसा फैक्टर जो आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये B बराबर ईएमएफ बटा एफ। आप देखिए ना कि फ्लक्स का भी सूत्र हमें यही मिल गया और फ्लक्स डेंसिटी का भी सूत्र हमें यही मिल गया, है ना। तो अगर मान के चलो कि हम फ्लक्स डेंसिटी, ये हमारी क्या है, ये है फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी को अगर हम नियत रख दें, फ्लक्स डेंसिटी को क्या कर दें, नियत रखें, तब हमें कोर लॉस कैसा मिलेगा। फ्लक्स डेंसिटी को अगर हम नियत रख देते हैं तो जो हमारी कोर हानि है वो किस पर डिपेंड हो जाएगी, ओनली फ्रीक्वेंसी पर। किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, है ना। किस पर डिपेंड हो जाएगी, कोर हानि फ्रीक्वेंसी पर। ध्यान देना, कोर हानि किस पर निर्भर हो जाएगी, आवृत्ति पर। यानी कि आवृत्ति के मान को अगर हम कम कर दें तो कोर हानि का मान कम हो सकता है कि नहीं। अगर मान लो, अगर मैं ये कर दूं कि फ्रीक्वेंसी का मान कम कर दूं तो कोर हानि हमें कम मिल सकता है, और हम चाहते हैं कि कोर हानि कम से कम हो ट्रांसफार्मर में। इसीलिए यहाँ पर एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। क्या लगाई जाती है, ऑटो ट्रांसफार्मर लगाई जाती है। और इस ऑटो ट्रांसफार्मर के माध्यम से एक ऐसा सप्लाई दिया जाता है जिसमें फ्रीक्वेंसी का मान निम्न हो, ताकि हमें कोर हानि निम्न प्राप्त हो, ठीक है ना। लेकिन इसके ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को भी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ाया जाता है टेस्टिंग के दरमियान। और जो हमारी ये आवृत्ति है, जो हमारी आवृत्ति है, ये निर्धारित मान की आवृत्ति का 125% आवृत्ति में वृद्धि करके कोर हानि ज्ञात की जाती है ना। कोर हानि ज्ञात की जाती है, ध्यान रखना। इस प्रकार से आपको कोर हानि ज्ञात करना होता है। कोर हानि में दो लॉस होता है, एक हिस्टैरिसीस हानि जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है, और एक एडी करंट हानि वो भी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर है। तो फ्रीक्वेंसी को यानी कि आवृत्ति को कम ज़्यादा करके हम कोर हानि को ज्ञात करते हैं। लेकिन प्राथमिक साइड की वोल्टता का मापा जाता है प्राचल, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। अब देखना यार, इतना इजी भाषा में अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे अपना पैटर्न चेंज करना पड़ेगा समझाने का, है ना। अगर समझ में आता होगा तो सर बिंदास बिल्कुल कमेंट करके बताना कि सर हमें आपकी हर एक लफ्ज़ समझ में आती है। और वो टीचर ही क्या जो अपने बच्चों को समझा ना पाए, और उनकी अगर समझ में नहीं आता है तो तरीका चेंज करे, यही ना। नेक्स्ट है कि इफ ए डीसी मोटर फेल्स टू स्टार्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग द प्रॉब्लम। मतलब कि इनमें कोई एक मोटर डीसी की है हमारी जो चालू नहीं हो रही है, ये चालू नहीं हो पा रही है। समस्या का आपको क्या करना है, निवारण करना है। निवारण करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगा,
ब्रशों को प्रतिस्थापित करना, विद्युत आपूर्ति और कनेक्शन की जांच करना, मोटर की गति मापना। मोटर की गति कैसे मापेंगे आप, मोटर तो चालू ही नहीं हुआ है। आर्मेचर पर प्रतिस्थापित करना, आर्मेचर को प्रतिस्थापित करना ये गलत है। देखना, ब्रशों को प्रतिस्थापित करना ये सही हो सकता है। कई बार होता है कि जो कम्यूटेटर होते हैं उसमें कार्बन ब्रश उसके संपर्क में रहते हैं, और कार्बन ब्रश अगर डिस्कनेक्ट हो गया कम्यूटेटर से तो आपकी मोटर चालू नहीं होगी। लेकिन ये ऑप्शन बी जो है ना, ये इस प्रकार से हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि विद्युत आपूर्ति, मान लो अगर सप्लाई ही नहीं है तो कम्यूटेटर तक बात ही नहीं जाएगी ब्रश तक। तो विद्युत आपूर्ति की चेक करो कि वोल्टेज सही आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर लाइट तो नहीं कट गई, तो विद्युत आपूर्ति चेक करो। कनेक्शन की जांच करो, कहीं प्लस का माइनस, माइनस का प्लस तो नहीं हो गया है, या फिर कनेक्शन लूज तो नहीं है, या फिर कनेक्शन ही नहीं हो पाया है तार का, तो इसकी आपको टेस्टिंग करना चाहिए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब देखो, एक ऐसा सवाल जो बिल्कुल जेन्युइन सवाल मैं आपसे पूछूंगा, है ना, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। सवाल ये है कि हमारी एक एसी मोटर है, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक एसी मोटर है। इस एसी मोटर को अगर मैं डीसी सप्लाई दे देता हूँ, एसी मोटर को डीसी सप्लाई दिया जाएगा तो मोटर क्या होगी, जल जाएगी या चलेगी? ध्यान रखना, मोटर हमारी जल जाएगी, मोटर हमारी क्या होगी, जल जाएगी। क्योंकि, है ना, रीज़न तो पता होना चाहिए, क्योंकि डीसी सप्लाई में इंडक्टेंस का मान शून्य होता है। इंडक्टेंस का मान क्या होता है, शून्य होता है, जिससे उच्च मान का करंट प्रवाहित होने लगेगा, जिससे उच्च मानों वाली धारा प्रवाहित होने लगेगी, है ना, उच्च मानों वाली धारा प्रवाहित होने लगेगी, है ना। और जब उच्च मान की धारा प्रवाहित होगी ना मेरे भाई, तो यहाँ पर दिक्कत ये होगा कि कॉइल ओवरहीट हो जाएगी, जिससे क्या होगी, कॉइल ओवरहीट हो जाएगी, ओवरहीट हो जाएगी, और ओवरहीट हो करके मोटर हमारी क्या होगी, जल जाएगी। सिंपल सी, मोटर क्या होगी, कॉइल हमारी जल जाएगी। तो कॉइल क्यों जला, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस जीरो है। इंडक्टेंस का काम है करंट का विरोध करना, करंट को रोकना। अब करंट को रोकने के लिए कोई विद्युतीय राशि है ही नहीं, करंट अपने मनमानी का चलेगा, हाई एम्पियर का करंट, जो कि मोटर के कॉइल को जला देगी। दूसरा केस ये है कि डीसी मोटर को, अब मान के चलो कि डीसी मोटर को अगर हम एसी सप्लाई देते हैं, डीसी मोटर को एसी सप्लाई देते हैं तो क्या होगा, तब ये होगा, निष्कर्ष ये निकलेगा कि निम्न गति के साथ चलेगी, है ना, निम्न गति तथा निम्न दक्षता के साथ चलेगी, निम्न गति तथा निम्न दक्षता के साथ चलेगी, है ना, क्योंकि इसमें इंडक्टेंस है, जितना करंट इसको चाहिए मोटर को उतना करंट मिल नहीं पाएगा, उतना करंट इसको मिल नहीं पाएगा, बहुत ही कम स्पीड से चलेगी, और स्पीड अगर कम होगी तो इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा डल हो जाएगी। इसीलिए अगर उल्टा सीधा आप इसको सप्लाई दोगे तो ये उल्टा सीधा रिएक्ट करेगा, ये क्या करेगा, उल्टा सीधा ही रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, 2 दिन क्लास नहीं हो पाया था ना, तो बच्चे थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, बच्चे कुछ डाइवर्ट हो गए कि सर तो क्लास दे ही नहीं रहे, पता नहीं अगला क्लास देंगे कि नहीं। अरे मेरे भाई, मैं तो अकेला हूँ यार, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। जैसे आप अपनी तैयारी अकेले कर रहे हो ना, आपकी तैयारी दूसरा कोई नहीं कर सकता, जस्ट वैसे ही अगर मुझे आपके लिए एक शब्द भी लिखना हो, आपके लिए एक शब्द लिखना हो प्रणाली, तो मुझे खुद लिखना पड़ेगा कंप्यूटर में, मुझे खुद टाइप करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा। कोई मेरा असिस्टेंट नहीं है, कोई मेरे पास टीम नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। फिर भी ये मास्टर खुद अपने आप को समर्पित कर चुका है आप लोगों के लिए, है ना। मैं समर्पण हो चुका हूँ आपके लिए, मैं लेट ही सही लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना, लगातार लगा रहूँगा। हो सकता है कि किसी दिन इतना ज़्यादा काम हो जाए, किसी दिन भाई और भी तो दिक्कतें आती रहती हैं जीवन में, उसको भी तो हमें हैंडल ही करना है, खुद को ही हैंडल करना है। तो चीज़ें कई बार बैलेंस करने के चक्कर में एक आध दिन क्लासेस छूट जाती हैं, तो ये मत कहना कि सर विश्वास तोड़ दिया आपने। अरे है ना, ये दिल से दिल तक की क्लास है, ये कोई ऐसी वैसी क्लास नहीं है,
ठीक है ना। ये मत समझना कि नहीं सर भूल गए, सर भूलेंगे कभी नहीं, भूलने वालों में से नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नियम के अनुसार प्रभावी भू संपर्कन का मतलब क्या होता है? अर्थिंग, है ना। अर्थिंग प्रणाली के लिए बुनियादी आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी होनी चाहिए? जब भी अर्थिंग का ख्याल आता है तो एक ही बात आती है जुबान पे, नमक, पानी और कोयला, अर्थिंग तैयार। आंसर इसका होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए भू संपर्कन प्रणाली को उच्च प्रतिरोध, देखना ये उच्च प्रतिरोध वाली पूरा गुण गोबर बना दिया, ये हो गया गलत। भू संपर्कन प्रणाली में भूमि तक प्रतिबाधा वाला पथ होना चाहिए, तक कम प्रतिबाधा वाला होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर कम प्रतिबाधा वाला होना चाहिए। अब आपका आंसर यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भू संपर्कन प्रणाली का भूमि तक कम प्रतिबाधा वाला पथ होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये मान के चलो आपकी अर्थिंग है, ये क्या है? ये आपकी अर्थिंग है, तो इस अर्थिंग का जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध है वो कैसा होना चाहिए? प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। और जब निम्न नहीं रहता तो हम इसमें डालते हैं कोयला, है ना, कोयला डालते हैं, या फिर कई बार नमक डालते हैं, पानी डालते हैं। अब तो केमिकल वाले आ गए अर्थिंग, है ना, केमिकल जो है ना वो नमी को सूखने ही नहीं देता। तो ये सारी हम व्यवस्थाएं करते हैं ताकि हमारा रजिस्टेंस, प्रतिबाधा जो है वो कम से कम हो और करंट लीकेज जो हो रही है वो आसानी से ग्राउंड तक पहुंच जाए। देखना अर्थिंग और ग्राउंडिंग में अलग अंतर होता है ना। अर्थिंग जो होती है ना ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाई जाती है ओनली, इसका काम क्या होता है? सिर्फ सुरक्षा देना। और ग्राउंडिंग का काम क्या होता है? ग्राउंडिंग का काम होता है कि सुरक्षा तथा प्रणाली को संतुलित करना, प्रणाली को संतुलित करना, है ना, ये दोनों काम होता है ग्राउंडिंग का। तो प्रणाली को यानी कि वायरिंग सिस्टम को या फिर आपके सिस्टम को ये क्या करता है? संतुलित करता है और लीकेज करंट से भी सुरक्षा प्रदान करता है। और अर्थिंग केवल सुरक्षा प्रदान करेगा, है ना, ये वायरिंग को बैलेंस, ये सिस्टम को बैलेंस नहीं करेगा, सिस्टम को बैलेंस नहीं करता है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो शेयर वेयर मार दिए कि बस टक लगाए देख ही रहे हो, है ना, शेयर भी कर देना यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस मैराथन सीरीज़ का, इस मैराथन क्लास का फ़ायदा ले सके, है ना, ठीक है। और वैसे ही नेक्स्ट सवाल है कि एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटेंस ग्रेडिंग बुशिंग का प्रयोग, इसका प्रकार नहीं है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग बुशिंग का प्रकार नहीं है। ये आप देखते होंगे ना कि जो ट्रांसफार्मर होती है, जो हमारी ट्रांसफार्मर होती है, ये ट्रांसफार्मर देखिए, यहाँ से देखिए, करीब से देखिए आप, ये जो हमारी ट्रांसफार्मर है ये कुछ इस प्रकार की दिखती है, ठीक है ना। इसमें आपको बुशिंग दिख रहा है, हाई वोल्टेज बुशिंग, ये है लो वोल्टेज बुशिंग। यहाँ पर देखिए 4 बुशिंग लगे हैं, इधर लगे हैं 3 बुशिंग, इधर लगे हैं 3 बुशिंग। तो आप देखना बुशिंग का काम होता है, बुशिंग का ये काम होता है कि जो हमारी, इसका मेन काम मैं आपको लिखा देता हूँ, इसका काम होता है कि ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक है ना, ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक से ग्रिड तक हाई वोल्टेज को सुरक्षित भेजना, हाई वोल्टेज को सुरक्षित ट्रांसफ़र करना या सुरक्षित भेजना, यानी कि मुख्य टैंक से जुड़ा हुआ है ये हमारा बुशिंग। और इस पर देखना, इस बुशिंग से कनेक्ट है हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज को ग्रिड तक, ग्रिड एक लाइन है, ग्रिड एक क्या है? एक लाइन है, चालक तार, उस चालक तार तक इतने हाई वोल्टेज को ये सुरक्षित भेज रहा है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आ रही है। यही होती है हमारी बुशिंग। बुशिंग किसी भी ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार का होता है, एक होता है इनकमिंग और दूसरा होता है आउटगोइंग, इनकमिंग और आउटगोइंग, है ना। अब इसमें 4 बुशिंग है, मतलब इसके अंदर कैसा वाइंडिंग होगा? स्टार वाली, कैसा होगा? स्टार वाइंडिंग। और 3 बुशिंग है तो इसमें होगी हमारी डेल्टा वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? डेल्टा वाइंडिंग। डेल्टा वाइंडिंग में न्यूट्रल
नहीं होता है। लेकिन ये बुशिंग मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज में तो होता नहीं है न्यूट्रल तार। देखना हाई वोल्टेज, जब वोल्टेज का मान ज़्यादा हो जाता है तो न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। 4 किलोवाट से ज़्यादा की मोटर को चलाने के लिए न्यूट्रल तार की जैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, वैसे हाई वोल्टेज में भी होता है। वोल्टेज का मान अगर ज़्यादा बढ़ गया तो न्यूट्रल तार की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, क्योंकि वो एक संतुलित, एक बैलेंस फीडर बन जाता है, एक बैलेंस प्रणाली बन जाता है। और जब भी सर्किट बैलेंस होता है, संतुलित होता है, तो उसमें न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो बुश बना हुआ है ना, बुशिंग, ये कैपेसिटर ग्रेडिंग बुशिंग है। इसमें बुशिंग को बनाने के लिए ना पेपर अंदर लपेटे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी है, ये वार्निश पेपर बुशिंग का प्रकार जो है ना, ये कैपेसिटेंस ग्रेडिंग बुशिंग का प्रकार नहीं है। बाकी ऑयल इम्प्रेग्नेट, रेजिन इम्प्रेग्नेट, रेजिन बॉन्डेड पेपर, ये तीनों जो है ना, ये पेपर आपको दिख रहे हैं, ये कैपेसिटेंस ग्रेडिंग बुशिंग का ही प्रकार है। लेकिन वार्निश पेपर बुशिंग जो है, ये इसका प्रकार नहीं है हमारी, ठीक है ना। ये पावर ट्रांसफार्मर का चित्र है। चलो भाई, नेक्स्ट है कि किसी ट्रांसफार्मर का विद्युत रोधन परीक्षण उसकी स्थिति के बारे में क्या निरूपित करता है, बताइए। किसी ट्रांसफार्मर का विद्युत रोधन परीक्षण उसकी स्थिति के बारे में निरूपित ये करता है कि विद्युत रोधन द्वारा वाइंडिंग और भूमि के बीच जो करंट लीकेज हो रही है उसको रोकना। विद्युत रोधन प्रतिरोध, अब देखना, जैसे कि हमारी कॉइल है, मोटर में वाइंडिंग होती है सर, इसके ऊपर इंसुलेशन का लेयर होता है ना, ऐसे इंसुलेशन का लेयर होता है। अगर ये इंसुलेशन का लेयर छिल जाए तो मोटर की बॉडी से टच हो जाएगा और मोटर की बॉडी में करंट लीकेज होने लगेगी। तो उसी लीकेज करंट को रोकने के लिए हम विद्युत रोधन का परीक्षण करते हैं, और ये एक युक्ति का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है मैगर। इस युक्ति का नाम क्या है? मैगर, जो कि विद्युत रोधन परीक्षण में सहायक होता है, और ये हमेशा मेगा ओम में प्रतिरोध को मापेगा। ये किस में मापेगा? मेगा ओम में। इसके अंदर ना एक जनरेटर होती है डायनामो। इसके अंदर एक क्या होती है? डायनामो जनरेटर होती है, जिसको घुमाते हैं तो वो वोल्टेज उत्पन्न करता है, डीसी वोल्टेज। ये कैसा सोर्स उत्पन्न करेगा? डीसी सप्लाई उत्पन्न करती है ना। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। देखो यार, इतना सुंदर सा, इतना प्यारा सा एक सवाल है, छोटा सा सवाल है ना, बहुत मासूम सा है। और ये सवाल ये बोला जा रहा है कि सिटकनी रिले किस प्रकार की रिले है, बताओ। फिर मैं उसके बारे में आगे बताऊंगा। विद्युत चुंबकीय रिले है या प्रेरण या तापीय या स्थैतिक। देखना, तापीय रिले तो वहाँ पर प्रयोग की जाती है स्टार्टर में, है ना। ये कहाँ पर प्रयोग किए जाएंगे? स्टार्टर में। तो ये विद्युत चुंबकीय रिले है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है। सुनना, जैसे कि सिटकनी रिले के बारे में पूछा गया है ना, तो सिटकनी रिले जो होती है ना, जो ये सिटकनी रिले होती है, सिटकनी रिले का कार्य जो होता है ना, वो एक ही है कि परिपथ को ऑन ऑफ करना, परिपथ को ऑन ऑफ करना, है ना, चालू तथा बंद करना। अब इसकी एक विशेषता ये है कि अगर ये सर्किट को चालू करके रखा है, चालू स्थिति में है, तो लाइट कट जाने के बावजूद भी ये चालू ही रहता है। जैसे स्टार्टर हमारी होती है कि लाइट कट गई, मोटर चल रही है, लाइट कट गई, स्टार्टर बंद हो जाती है। दोबारा लाइट आया, जब तक स्टार्टर को आप हाथ से स्टार्ट नहीं करोगे तब तक स्टार्टर अपने आप स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन सिटकनी रिले में मामला थोड़ा उल्टा होता है। एक बार ये ऑन हो गया, करंट भले ही कट जाए, ये ऑन ही रहता है, ये ऑन ही रहता है, अपने चालू स्थिति में ही रहता है। इससे हमें ये फायदा मिलता है कि बिजली की बचत होती है, बिजली की बचत होती है ना। इसके प्रयोग करने से बिजली की बचत होती है। बिजली की बचत इस प्रकार से होती है कि ऑन तथा ऑफ करते समय यह विद्युत का खपत
करता है। अगर इसको ऑन ऑफ नहीं करेंगे तो ये विद्युत का खपत नहीं करेगा। मान लो सर्किट में एक बार ये चालू हो गया, लाइट आया, ये चालू ही था, हमें चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो विद्युत का भी ये खपत नहीं किया, यानी कि एक बार चालू हुआ उसी टाइम पे विद्युत का खपत किया, एनर्जी ये लिया। अब इसको ऑन ऑफ हम कर ही नहीं रहे हैं तो ये विद्युत का खपत कर भी नहीं रहा है, इसलिए एनर्जी सेव हो रही है, बिजली की बचत हो रही है। तो सिटकनी रिले का कार्य सर्किट को ऑन ऑफ करना होता है। मान के चलो इन द केस कि अगर किसी स्थिति में सर्किट को हमें ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। अगर हमें ऑफ करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऋणात्मक पल्स देना पड़ता है, यानी कि विपरीत दिशा में निम्न मान का निम्न पल्स आरोपित करना पड़ता है, निम्न पल्स आरोपित किया जाता है, निम्न पल्स आरोपित किया जाता है। अगर सिटकनी रिले को बंद करना है तो विपरीत दिशा में एक छोटा सा पल्स आरोपित करेंगे, ये बंद हो जाएगा। और चालू करने के लिए देखिए समान दिशा में एक पल्स दी जाती है, यानी कि सप्लाई धारा दिया जाता है, तो आंसर चुंबकीय सर्किट आपका करेक्ट हो जाएगा। देखना यार, इसी लेवल के ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने लाया है। देखिए ये पावर मापने की यूनिट है, कर्मचारियों की सुरक्षा, ये ऐसा सवाल है जो बिल्कुल प्रैक्टिकली सवाल है। कर्मचारियों का सुरक्षा का कार्य करना किसमें सहायक है, वायरिंग से रिलेटेड है ना। बहुत सारी सवालें हैं, ये देखो बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पर 1 बाय 1 करके आपको डिटेल से समझाता रहूँगा। अगला सवाल है 609 नंबर का, सुनो। इफ़ द स्टार्टर हैज़ एन ओपन सर्किट द मोटर, यानी कि एक स्टार्टर है, अगर ओपन सर्किट हो गया है तो मोटर चलेगी कि नहीं चलेगी, थोड़े समय के बाद चलना बंद हो जाएगी। गलत, चालू ही नहीं होगी, है ना। विल नॉट स्टार्ट, ये चालू ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वाइंडिंग कैसा है या फिर परिपथ कैसा है स्टार्टर का, ओपन हो चुका है, तार टूट गया है। सर्किट जब तक क्लोज नहीं रहता तब तक करंट प्रवाह नहीं होता, और जब तक करंट मोटर तक नहीं पहुंचेगी स्टार्टर के थ्रू तो मोटर चलेगी क्या, विल नॉट स्टार्ट। ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है ना। पावर और कंट्रोल दोनों का डायग्राम इसमें बना हुआ है ना। ये ड्यूअल स्टार्टर है, कौन सा है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कही जाती है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। ये क्या करता है कि वोल्टेज को कम नहीं करता है, बिना वोल्टेज को कम किए ही करंट को कंट्रोल करके हमारी मोटर को स्टार्ट कर देता है। और ये केवल 5 HP तक के मोटर को स्टार्ट कर सकती है ना, केवल 5 HP, जो कि 3.7 किलोवाट की मोटर को ये ऑन और ऑफ कर सकता है, ऑन और ऑफ कर सकता है। इससे ज़्यादा ये इसके बस की बात नहीं है। और इसमें कॉन्टेक्टर एक ही लगते हैं और एक OLR लगता है, एक कॉन्टेक्टर एक OLR लगता है, ठीक है ना। तो ये मोटर हमारी चालू नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इन ए पावर मीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग पावर, द प्रेशर कॉइल कनेक्शन एंड द करंट कॉइल कनेक्शन आर रिस्पेक्टिवली इन एंड। मतलब कि पावर मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत शक्ति मापी, यानी कि वाट मीटर उपकरण में जो हमारी दाब कॉइल है, जिसको प्रेशर कॉइल कही जाती है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा, और जो करंट कॉइल है ना, धारा कुंडली, जिसको करंट कॉइल कही जाती है, इसका कनेक्शन कैसे किया जाएगा। मैं आपके सामने एक पावर मापने की 2 वाट मीटर विधि का चित्र लेकर के आया हूँ। ये कैसा है, ये है 2 वाट मीटर विधि, 2 वाट मीटर विधि है ना। 2 वाट मीटर विधि में क्या होता है कि 2 वाट मीटर लगा होता है। ये है देखिए W1 और ये है W2, है ना। W1 वाट मीटर फर्स्ट, W2 वाट मीटर सेकेंड। इसमें ये वाली जो कॉइल है इसको हम कहते हैं दाब कॉइल, इसको कही जाती है दाब कॉइल, यानी कि PC। और ये वाली ऊपर वाली है, ये है हमारी करंट कॉइल, जिसको कही जाती है CC। ये जो हमारी यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो हमारी PC होती है ना, प्रेशर कॉइल, ये समांतर क्रम में लगता है लोड के, किसमें, समांतर क्रम में लगती है। और ये पतले तार की होती है, पतले तार कम
टर्न, घुमाव कैसा होगा, कम। और ये वोल्टेज मापने के लिए एक प्रयोग किया जाता है ना, वोल्टेज मापन हेतु इस कॉइल का प्रयोग किया जाता है। एक होता है हमारे सीसी करंट कॉइल, ये मोटे तार की बनी होती है, मोटे तार कम टर्न, है ना। अगर तार मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है, तो इसमें से आसानी से करंट प्रवाहित हो जाएगी, इसीलिए हमने इसको मोटे तार का बनाया। और तार अगर मोटा है तो घुमाव कम होगा। और इसकी जो कनेक्शन है वो श्रेणी क्रम में की जाती है ना, श्रेणी क्रम में कनेक्शन जो है वो किया जाता है, श्रेणी क्रम में कनेक्शन किया जाता है। और धारा मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, धारा मापन हेतु इसका जो प्रयोग है वो की जाती है। ये तो आपके लिए मुख्य बातें हो गए जो कई बार सवाल में पूछा गया है। अभी सवाल पूछा है कि इसका कनेक्शन के बारे में, फिर पूछेगा वाइंडिंग के बारे में, फिर पूछेगा कार्य के बारे में, ठीक है ना। तो ये सारी कहानियाँ आपसे पूछता रहता है अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं करंट कॉइल है, कम टर्न है, सीरीज में जुड़ा है लोड के। और ये प्रेशर कॉइल, दाब कॉइल समांतर क्रम में है, अधिक टर्न है, पतले तार के बने हुए हैं, ठीक है ना। 2 वाट मीटर का प्रयोग आप संतुलित तथा असंतुलित दोनों प्रकार के लोड मापन के लिए, दोनों प्रकार के शक्ति मापन हेतु, दोनों प्रकार के शक्ति मापन हेतु प्रयोग की जाती है ना, प्रयोग किया जाता है। संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन द केस हम कैसे पता करेंगे कि ये पावर को कैसे माप रहा है। मान लो कि 2 वाट मीटर विधि है, 1 वाट मीटर ये और 1 वाट मीटर ये। अगर दोनों में से कोई 1 वाट मीटर की रीडिंग कैसी आ रही है, 0 आ रही है ना। स्थिति फर्स्ट में क्या है, अगर मापन हम कर रहे हैं तो स्थिति फर्स्ट में ये है कि दोनों वाट मीटर में से एक की रीडिंग 0 है, एक की रीडिंग कैसा है, 0 है। तो पावर फैक्टर कैसा होगा बताना, 0.5 होगी, 0.5 होगी पावर फैक्टर, ठीक है ना। चलो अगर स्थिति सेकेंड देखा जाए तो 2 वाट मीटर है, दोनों वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक। दोनों वाट मीटर की रीडिंग कैसा है, निगेटिव है। तब पावर फैक्टर कितना होगा, 0.5 से कम होगी, है ना। हम पावर का मापन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पावर मापा जाता है। स्थिति लास्ट है, स्थिति थर्ड। स्थिति थर्ड है कि दोनों की रीडिंग समान है, दोनों की रीडिंग अगर समान आती है, एक समान, तो पावर फैक्टर कितना होगा, इकाई हो जाएगी, पावर फैक्टर इकाई। तो इस प्रकार से हम 2 वाट मीटर विधि द्वारा संतुलित और असंतुलित दोनों प्रकार के पावर का मापन करते हैं। और फिर अगर इस प्रकार से ये वाट मीटर रीडिंग दे रहे हैं तो पावर फैक्टर इतना इतना होगा। यहाँ से कम आपका 5 सवाल बन गया। कितना सवाल, 5 सवाल रेडी, 5 सवाल रेडी हो चुका। ले लो 5 नंबर, ले लो 5 नंबर, है ना। एक क्वेश्चन से 5-5 सवालों को हमने लपेट दिया। और यहाँ से जो भी मैंने लिखाया है ये ऑलरेडी आ चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जो नहीं आया हो और जिसकी आने की संभावना ना हो। मैं वही लिखाऊंगा, वही बोलूँगा जो आपके एग्ज़ाम के काम में आए। अच्छा, आंसर तो टिक किया ही नहीं ना। क्या है पहला, दाब कुंडली समांतर में और श्रेणी में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समांतर और श्रेणी, ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्मचारी का सुरक्षा कार्य करना किसमें सहायक होता है, बताइए, है ना। व्हाट डज द इंश्योरिंग एम्प्लॉय सेफ्टी कंट्रीब्यूट टू, मतलब कि कर्मचारियों का सुरक्षा कार्य किसमें सहायक है, पैसे की बचत करने में कि उत्पादन को कम कर, उत्पादकता को कम करने में, है ना, प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करने में, अनुपस्थिति को बढ़ाने में, निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को कम करने में। ऑप्शन नंबर ए, पैसे की बचत करने में, यानी कि वित्तीय राशि
कम करने में। जैसे कि एक फर्म है, मान लो एक कंपनी है ना, मान लो आप डीआरडीओ में लग गए, मान के चलो आपकी डीआरडीओ में आप लग गए, सरकारी एम्प्लॉय बन गए। मान के चलो कि आपकी एक टीम है, आप काम कर रहे हैं और फिर आपके टीम में 20 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। 20 में से 10 एम्प्लॉय ऐसे लपेट चपेट में आ गए कि करंट इनको लग गया और ये क्या हो गए? घायल हो गए, इंजर्ड हो गए। जब घायल हो गए तो घायल जब हो जाते हैं ना, तो सबसे पहले कंपनी का क्या होगा कि मेन पावर में कमी आएगी, है ना। मेन पावर में क्या आ जाएगी? कमी आएगी। अगर मेन पावर में कमी आई तो काम प्रभावित होगा, पहला कंपनी का नुकसान हो गया। दूसरा ये है कि चिकित्सा खर्च, है ना, चिकित्सा खर्च, भाई मेडिकल कॉस्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये लोग घायल हो गए तो इनको मेडिकल ले जाना पड़ेगा, घर से पैसा थोड़ी देंगे, ये घर से पैसा थोड़ी देंगे, ये कंपनी ही ये खर्च उठाएगा, तो चिकित्सा का खर्च, ठीक है ना। तीसरा है, मान के चलो कि किसी ने केस ठोक दिया, किसी ने क्या कर दिया? केस। तो ये और कौन सा केस को क्या कहेंगे? उसको केस खर्च भी आएगा कि नहीं आएगा? कानूनी खर्च। कानूनी खर्च, तो कानूनी खर्च कौन उठाएगा? कानूनी खर्च कंपनी ही उठाएगी, तो पैसा का नुकसान यहाँ पर भी हो गया। और क्या हो सकता है? कानूनी खर्च के अलावा अतिरिक्त खर्च, जैसे कि मान के चलो कि बीमा वगैरह है, तो बीमा खर्च आ जाएगी, बीमा खर्च, इंश्योरेंस वाली, है ना। पांचवा है कि अगर व्यक्ति की मान लो कि मृत्यु हो गया तो इसको अतिरिक्त खर्च देना पड़ेगा, जिसको हम कहेंगे मुआवजा, जिसको हम क्या कहेंगे? मुआवजा। तो कंपनी देखो, अगर 10 लोग घायल हो गए तो 10 लोगों को 10-10 लाख रुपए अगर देती है मुआवजा, तो कितना हो गया? 10 दाहम 100, 1 करोड़ रुपए का घाटा, कंपनी का 1 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। अगर मान लो बीमा खर्च में आया खर्च, किसी ने कानूनी कार्यवाही कर दिया तो कानूनन खर्च आ गया, मेडिकल का खर्च आ गया, और मेन पावर में कमी आया तो भाई प्रोडक्शन में भी कमी आएगा या फिर काम प्रभावित होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के कर्मचारियों का सुरक्षा का कार्य करना किसमें सहायक है? पैसे की बचत करने में, है ना। अगर मान लो कि ये लोग इंजर्ड नहीं हुए थे तो 1 करोड़ रुपए कंपनी का बचता, यानी कि फाइनेंशियल उसका जो है ना वो लॉस होगा कंपनी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। लो भाई, अगला सवाल है, आसान ही है कि इन द केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कवर एंड प्रोटेक्ट द वायर। केसिंग केपिंग वायरिंग सिस्टम में तारों को कवर और सुरक्षित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि केसिंग केपिंग, एक होता है केस, एक होता है कैप। कैप का काम होता है किसी चीज़ को ढकना, तो किसको ये ढकेगा? वायर को ढकेगा, और वायर को सुरक्षित करना है। तो आप देखो, ये है केसिंग, नीचे वाली है जो सतह पर लगी है, ये है केसिंग, और इस सतह पर जो केसिंग लगी है इसी पर हम क्या डालेंगे? तार डालेंगे। तो ये देखना, ये केबल है पीवीसी की, और तार डालने के बाद ऊपर से उसको बंद करना है ढक्कन को, और बंद करने वाले को कहते हैं केपिंग। क्या कहते हैं? केपिंग। तो क्या होगा? बेस केपिंग पर प्लास्टिक या कास्ट, बेस केपिंग पर, यानी कि तारों को कवर करने और सुरक्षित करने के लिए। ये जो बेस वाली हमारी केपिंग है ना, ये लकड़ी की होनी चाहिए या प्लास्टिक की होनी चाहिए, है ना, ताकि हमारी तार जो है ये सुरक्षित रह सके। उसी से रिलेटेड एक और सवाल है, देखना कि श्रमिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा व्यक्तित्व सुरक्षा संदेश है? सुरक्षा सबकी उत्तरदायित्व है, सावधानी बरते। सेफ्टी इज एवरीवन, रिस्पॉन्सिबिलिटी बी केयरफुल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ना, कि सुरक्षा सबकी उत्तरदायित्व है। जैसे इस मैराथन क्लास को सभी तक भेजना एक ईमानदारी और अपना खुद का उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है कि एक टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। वैसे ही अच्छा व्यक्तित्व सुरक्षा संदेश क्या है कि सबकी सुरक्षा जो है वो सबकी उत्तरदायित्व है और सावधानी बरतें, खुद को सेफ्टी का ध्यान रखना है, रूल का वायलेशन नहीं करना है। जल्दी करो और कार्य पूरा करो, सुरक्षा बाद में भी हो जाएगी जल्दी करो, कार्य करो, सुरक्षा बाद में भी हो जाएगी। अरे 90% लोग यही करते हैं, अरे काम कर लो, जल्दी छुट्टी लेना, बाकी तो सुरक्षा होती जाएगी। लेकिन ये सरासर
गलत है। सिर्फ पर्यवेक्षकों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है। मतलब जो सुपरवाइज़र हैं क्या वही लोग प्रोटोकॉल का पालन करेंगे? नहीं, आपकी जान आपके हाथ में है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। सुपरवाइज़र अगर सुरक्षा का प्रोटोकॉल करेगा, सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन, तो वो अपनी जान बचाएगा, आपकी थोड़ी। छोटे मोटे खतरों को नज़रअंदाज करें और ये महत्वपूर्ण नहीं है। अरे छोटे मोटे खतरे ही तो कई बार बहुत बड़े एक्सीडेंट का कारण बन जाते हैं, है ना। फिर हम कहते हैं कि अरे मैं तो सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो जो सोचते नहीं है वही होता है। निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की श्रेणी में नहीं आता? बताइए। व्यक्तिगत, पर्सनल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट? यानी कि व्यक्तिगत अपना स्वयं का सुरक्षा उपकरण में नहीं आता, वो है बॉडी आर्मर, यही होगा आपका। अंगरक्षक, कंबल, ओहो अंगरक्षक कैसे होगा? कंबल होगा, ब्लैंकेट। आंसर क्या होगा? ब्लैंकेट। यानी कि अंगरक्षक बॉडी आर्मर जो होता है, जो पहने तो रहते हैं, वो आर्मी वाले जो पहने रहते हैं, है ना, पूरा पीछे सामने से अगर कोई गोली चले तो भी नहीं लगेगी, कोई तलवार चला दे तो भी ना लगेगा, है ना। वो बॉडी को पूरा सेफ्टी देता है। तो बॉडी को सेफ्टी देना तो ये सुरक्षा पर ही आ गया। कंबल ओढ़े रहेंगे तो ठंड से आप बच सकते हैं, गोली से थोड़ी बच पाएंगे, चाकू की वार से थोड़ी बच पाएंगे आप, है ना। तो कंबल। दस्ताने, ग्लव्स, बिल्कुल केमिकल का काम करो, वायरिंग का काम करो, कुछ भी करो तो ग्लव्स आपके हाथ में होना चाहिए। हेलमेट, हाइट पर चढ़ के काम करो तो हेलमेट होना चाहिए, है ना। और एक बात और ज़रूरी होता है कि जो सेफ्टी बेल्ट, अंगरक्षक का मतलब सेफ्टी बेल्ट से अगर समझे हम, जो सेफ्टी बेल्ट होता है इसका एक निर्धारित ऊंचाई होती है, 4 फीट से लेकर 4 फीट से 6 फीट, 4 फीट से 6 फीट की ऊंचाई पर अगर आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है। सेफ्टी बेल्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है ना। 1.2 मीटर यही होगा लगभग, ये 1.8 मीटर के लगभग बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के समझो कि 2 मीटर की हाइट पर अगर इतना, है ना, नीचे से इतना हाइट पर अगर चढ़ के आप काम कर रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट लगाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये भी मैटर करता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। फ्यूज के गलन गुणक को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? बताओ, नया सवाल है, बिल्कुल फ्रेश। द फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ ए फ्यूज इज डिफाइंड एज द रेशियो, है ना। फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर किस पर निरूपित करता है? ये करता है कि न्यूनतम संलग्न धारा, न्यूनतम मिनिमम फ्यूजिंग करंट और जो धारा रेटिंग के बीच का अनुपात होता है ना, न्यूनतम संलग्न धारा और धारा रेटिंग के बीच के अनुपात को हम क्या कहते हैं? फ्यूजिंग फैक्टर कहते हैं, है ना। अब देखना, जो हमारी फ्यूजिंग फैक्टर होती है ये किस किस बात पर डिपेंड करता है, ये भी जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि फ्यूज का जो फ्यूजिंग फैक्टर, अच्छा ये तो हो गया आपका सही आंसर। लेकिन जो हमारे फ्यूज होता है, फ्यूज जैसे कि ये फ्यूज हो गया, ये देखो ये हमारी फ्यूज हो गई। फ्यूज के अंदर क्या होगा? फ्यूज की एक पतली सी वायर होगी, ये फ्यूज की वायर हो गई। ये किस किस पर डिपेंड करेगा? इसको कहते हैं फ्यूजिंग करंट। इस पे क्या चलेगी? फ्यूजिंग धारा चलेगी। तो ये फ्यूजिंग धारा किस पर डिपेंड करता है? देखना, ये पदार्थ की लंबाई पर, है ना, कि मतलब कि पदार्थ की जो लंबाई, जो तार है ये कितना लंबा है। आपको पता है ना कि R बराबर, या फिर R जो होता है रो इंटू L बटा A। यहाँ से आप देख सकते हैं R जो है डायरेक्ट लंबाई के समानुपाती है। लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। इसलिए पदार्थ की लंबाई पर फ्यूजिंग करंट डिपेंड करती है। दूसरा, पदार्थ का व्यास, ये सवाल पूछा गया था, ये यूपीपीसीएल में सवाल पूछा गया था, पदार्थ का व्यास। और तीसरा, पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति। अब देखो, करंट कितना चलेगा डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस का मान कितना है, और पदार्थ का व्यास यानी कि
हमारी जो तार है वो मोटा है कि पतला है, उसके हिसाब से करंट चलेगा। पदार्थ की प्रकृति मतलब कि तार हमारी कॉपर की है या एल्यूमिनियम की है या जीआई की है, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो फ्यूजिंग करंट इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है, देख लेना ध्यान से, इन तीनों राशि पर डिपेंड करता है। एक बात ध्यान से लिख लेना कि जो हमारी फ्यूजिंग फैक्टर होता है, फ्यूजिंग फैक्टर नहीं, फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग करंट सदैव इकाई से अधिक होना चाहिए, सदैव इकाई से अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर में ये सवाल पूछा गया था, मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया था कि फ्यूजिंग जो करंट होता है ना वो सदैव इकाई से अधिक होना चाहिए, इकाई के बराबर होना चाहिए या इकाई से कम होना चाहिए या शून्य होना चाहिए। तो ये इकाई से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है 2 मीटर पर, ध्यान देना। पहला मीटर है पीएमएमसी प्रकार का अस्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण के चल आयरन उपकरण दोनों का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। यानी कि एक है मूविंग आयरन है ना और एक है मूविंग क्वाइल, दोनों का मापन क्या है, दोनों का उपयोग है धारा मापने के लिए। किस स्थिति में जो मूविंग क्वाइल है ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा और किस स्थिति में मूविंग आयरन यानी कि ये एमआई टाइप उपकरण जो है वो विक्षेपण देगा, है ना। ये 2 उपकरण है आपके पास, एमआई टाइप और एमसी टाइप। अब देखना इनमें गजब का डिफरेंस आपसे पूछा हुआ है। देखना एमसी टाइप जो है, एमआई टाइप जो है ना, ये एसी और डीसी दोनों सप्लाई पर काम करेगा, है ना। ये दोनों धाराओं का ये क्या करेगा, मापन करेगा। और ये जो है ये केवल डीसी का मापन करेगा, है ना, केवल डीसी धारा का मापन करेगा। अब यहाँ पर आंसर ये चूज करना है कि हमारी जो पीएमएमसी है ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, ये चित्र भी है। क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि जब परिपथ में कोई धारा ना हो तो डिफ्लेक्शन नहीं देगा, या फिर जब धारा डीसी हो, अरे डीसी पे तो ये चलती ही है, डीसी करंट मापने के लिए बनाया ही गया है, तो डीसी सप्लाई होगी तो ये डिफ्लेक्शन देगा, विक्षेपण यानी कि पॉइंटर मान बताएगा। तो ये भी गलत हो गया। जब धारा उच्च आवृत्ति वाली एक एसी धारा हो, जब धारा उच्च आवृत्ति वाली एक कैसी हो, एसी धारा हो, तो इस स्थिति में ये ऐसा हो सकता है ना। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर फ्रीक्वेंसी का मान कम है तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एसी डीसी, ये केवल डीसी है। अब इसमें देखना ये जो हमारी पॉइंटर है, ये जो हमारी पॉइंटर है, ये इसका क्या है, पॉइंटर का देखना, जो इसका पॉइंटर होता है, पॉइंटर का जो स्केल होता है वो कैसा होता है, पॉइंटर का स्केल कैसा होगा, नॉन लीनियर यानी कि अरेखीय स्केल। पॉइंटर का स्केल अरेखीय स्केल होता है और इसका जो स्केल होगा वो कैसा होगा, लीनियर होगा, है ना, लीनियर यानी कि रेखीय होगा। एक और ज़रूरी बातें लिखा देता हूँ मैं आपके लिए कि इसमें जो डैम्पिंग होगा वो कैसे उत्पन्न होता है ना। डैम्पिंग इसमें कैसे उत्पन्न होता है, तो ये डैम्पिंग उत्पन्न होता है हमारी भंवर धारा के कारण, है ना। भंवर धारा के कारण इसमें डैम्पिंग उत्पन्न होगा। डैम्पिंग का मतलब होता है कि अगर एमआई टाइप का उपकरण है तो इस पॉइंटर को यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलने के लिए एक टॉर्क चाहिए, एक विक्षेपण टॉर्क चाहिए। वो टॉर्क किसकी वजह से उत्पन्न होता है, वो भंवर धारा की वजह से उत्पन्न होता है। लेकिन एमसी टाइप के उपकरण में जो डैम्पिंग है ना, ये डैम्पिंग उत्पन्न होता है हमारी वायु घर्षण के द्वारा, है ना। उल्टा हो गया, ये होगा एमआई टाइप होगा वायु घर्षण, लिख लेना, है ना, वायु घर्षण। और इसमें होगा हमारी एडी करंट द्वारा ये उत्पन्न होता है ना, एडी करंट द्वारा उत्पन्न होती है।
अब करंट के बारे में पूछता है कि इसमें जो टॉर्क है ये कैसा होता है, तो इसमें टॉर्क करंट के वर्ग के समानुपाती होती है और इसमें टॉर्क करंट के केवल समानुपाती होता है, करंट के केवल समानुपाती होता है। ये दोनों बातें यहाँ से ना लगभग मेरे भाई 5 क्वेश्चन तैयार हो गया, 5 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। कितने सवाल? 5 सवाल। सवाल हमारा ये था कि ये विक्षेपण नहीं देता है चल आयरन, है ना, इसको कही जाती है चल आयरन। ये है हमारी चल आयरन, चल आयरन उपकरण, चल आयरन उपकरण। और ये है हमारी मूविंग आयरन, मूविंग आयरन उपकरण। ठीक है ना, अब क्लियर हो गया? डाउट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई। अगर आप ऐसे सवाल देख करके और आप क्लास ख़त्म कर देते हैं लेकिन डाउट आपका रह जाता है, तो ऐसी तैयारी करना किसी काम का नहीं है। अगर डाउट जो टीचर नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि सब कुछ सही दिशा में चल रही है, सब कुछ सही चल रहा है। अविच्छिन्नता परीक्षण, जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूटी टेस्ट, मुख्य रूप से किसकी जांच करने के लिए की जाती है? बड़ा आसान सवाल है, जो लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल का नॉलेज रखते हैं वो जानते होंगे। कंटिन्यूटी टेस्ट मल्टीमीटर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मल्टीमीटर के द्वारा, मल्टीमीटर के द्वारा। इसको हम कहते हैं सांत्यता परीक्षण, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? सांत्यता परीक्षण के नाम से। ये 2 पॉइंट के बीच में विद्युत सांत्यता, इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बिटवीन 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिकल बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि हमारी तार कहीं से टूट तो नहीं गया है। देखो ये तार है ना, ये बीच से टूटा हुआ है। मल्टीमीटर का एक पॉइंटर यहाँ लगाओगे, एक पॉइंटर यहाँ लगाओगे, तो मल्टीमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, है ना, मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आएगा, क्योंकि तार बीच से टूटी हुई है। अगर टूटी नहीं रहेगी तो विक्षेपण आएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के परिपथ में प्रतिरोधक एकल पथ में व्यवस्थित होता है? देखना, प्रतिरोध की बात कर रहा है ना। मैंने 3 प्रतिरोध बना दिया इस प्रकार से। यहाँ पर मैंने क्या दे दिया? 230 वोल्ट की AC सोर्स, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। बोला जा रहा है कि प्रतिरोध एकल पथ में कितने रास्ते मिले? केवल एक ही रास्ते हैं करंट जाने के लिए, और वोल्टेज जाने के लिए भी केवल एक ही रास्ते हैं। इसको क्या कही जाती है? श्रेणी परिपथ। इसी को कही जाती है श्रेणी परिपथ, है ना। तो ये होगा हमारी श्रेणी परिपथ। कुछ कंडीशन होते हैं यार श्रेणी परिपथ के, जो एग्जाम में पूछता है कि श्रेणी परिपथ में धारा कैसी होती है। इसमें धारा होती है एक समान, है ना, सभी प्रतिरोध में से करंट एक समान चलेगा, लेकिन वोल्टेज कैसा होगा? वोल्टेज होगी असमान, असमान, यानी कि अलग अलग वोल्टेज होगा। वोल्टेज कैसा होगा? इसके पास कुछ और वोल्टेज होगा, इसके पास कुछ और। इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस प्रतिरोधक का मान कितना है, उसके अनुसार इसके पास वोल्टेज जाएगा, है ना। तो ये हमारी एक कंडीशन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामान्यतः एमीटर की परास बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार सवाल है ना। हमारे पास मान लो एक मीटर है, एम्पियर मीटर, जो कि करंट माप सकता है सिर्फ 5 एम्पियर तक, उससे ज़्यादा नहीं माप सकता। लेकिन हमें 10 एम्पियर तक करंट मापना है, तो क्या हमें दूसरा एम्पियर मीटर खरीदना पड़ेगा? नहीं। आज के टाइम पे तकनीकी ने इतना विस्तार कर लिया है कि उसी एम्पियर मीटर को हम 10 एम्पियर करंट मापने के लिए बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इस सर्किट डायग्राम के द्वारा। देखिए ये हमारी मीटर है, मीटर के समांतर क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का, एक हमें मीटर के समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध मान वाली हमें क्या जोड़ना है? एक प्रतिरोधक जोड़ देना है, प्रतिरोध जोड़ देना है, जिसको हम नाम दे देते हैं शंट, जिसको नाम दे देते हैं शंट। ऐसा करने से क्या होता है कि 10 एम्पियर का करंट हम आसानी से माप सकते हैं, है ना। कैसे माप सकते हैं? जब हम मापन करेंगे तो मापन करते समय उच्च मान का करंट यहाँ पर चलेगी, है ना। मापते समय उच्च मान का करंट यहाँ पर चलेगी मल्टीप्लायर पे, शंट पे। आप कहेंगे कि सर जी ये तो उच्च प्रतिरोध मान वाली है, तो यहाँ पर हाई करंट कैसे चलेगा?
इसलिए चलेगा कि जो एम्पियर मीटर है उस एम्पियर मीटर के अंदर जो कॉइल लगी है वो अपनी करंट क्षमता के अकॉर्डिंग करंट ले लेगा, बाकी पूरा करंट बाईपास हो जाएगी यहाँ पर। पूरा करंट कहाँ पर बाईपास हो जाएगी? यहाँ पर बाईपास हो जाएगी। मान के चलो कि 5 एम्पियर का 10 एम्पियर हमें मापना है, तो 10 एम्पियर का करंट उस एम्पियर मीटर के कॉइल से होकर के गुजरेगी। बाकी इस सर्किट में अगर 15 एम्पियर का करंट आ रही है तो 5 एम्पियर का करंट बाईपास हो जाएगा शंट के माध्यम से, है ना। तो ऐसा करने से क्या होता है, एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाई जा सकती है ना। तो शंट जो है, एक शंट प्रतिरोध जोड़ना, समांतर में प्रतिरोधक जोड़ना, शंट प्रतिरोधक, अरे क्या बात है, ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहे हैं, सी और डी दोनों। एक शंट प्रतिरोधक जोड़ना, ठीक है, शंट प्रतिरोधक जोड़ दिया, लेकिन कैसे जोड़ना है ये नहीं बता रहा है ऑप्शन नंबर बी, है ना। शंट प्रतिरोधक तो जोड़ना है, सीरीज में जोड़ना है कि समांतर में जोड़ना है ये नहीं बता रहा है। समांतर में प्रतिरोधक जोड़ना ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन एक शंट प्रतिरोध जोड़ना ये ऑप्शन नंबर यही सही होगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल यही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि व्हेन टेस्टिंग द कंटिन्यूटी इन ए सर्किट यूजिंग द डिजिटल मल्टीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर स्टेप इन एसेंशियल टू इंश्योर अकर्स रिजल्ट। यानी कि एक डिजिटल मल्टीमीटर है, उसका उपयोग कर रहे हैं सर्किट में कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए। आपको सही रिजल्ट चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। ये मल्टीमीटर है, सबसे पहले हम ये जो हमारी सिलेक्टर स्विच है इसको सिलेक्ट करेंगे जहाँ से करंट मापना है, जहाँ से करंट मापा जाता है। भाई देखना, यहाँ से डीसी वोल्टेज माप रहा है, यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो डीसी करंट मापेगा, फिर एसी वोल्टेज, एसी करंट। तो आपको सिलेक्ट करना है कि करंट कहाँ से मापना है, तो इसको करंट साइड घुमा दो, सिलेक्ट कर दो और सही कनेक्शन करो दोनों लीड का, फेज को फेज में, न्यूट्रल को न्यूट्रल में कनेक्ट करो। सांत्यत्य मोड का उपयोग करना, यानी कि कंटिन्यूटी टेस्ट किसमें से होगा उसको सिलेक्ट करो, फिर लीड को सही ढंग से कनेक्ट करो, कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाएगी। बड़ा प्रैक्टिकली सवाल था। आज के टाइम पे देख लो, अगर एग्ज़ाम में मान लो 100 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल जेन्युइन प्रैक्टिकल रहेगा, एकदम प्रैक्टिकल रहेगा, जो समझ में नहीं आएगा। विद्युत आघात से छाती पर चोट लगने पर व्यक्ति को क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए? अगर छाती पे लगी है तो पीठ की तरफ सुलाना है, और पीठ की तरफ अगर सुलाएंगे तो मुंह से मुंह में हवा देना आसान विधि है ना। मुंह से मुंह में, यानी कि माउथ टू माउथ, मुखाभिमुख विधि का उपयोग करना चाहिए। अगर सीने पे चोट लगी है या सीने में वो आया है, छाले पड़ गए हैं झटका लगने से करंट का, तो उसको पीठ की तरफ लिटाया जाएगा और पीठ की तरफ लिटा करके उसके मुंह में हवा देना है ना। सीपीआर का ये एक प्रोसेस है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एनर्जी मीटर की रिकॉर्डेड ऊर्जा देता है? एनर्जी मीटर की रिकॉर्डेड ऊर्जा का मतलब क्या है? जो हमारे घरों में किलोवाट हावर मीटर लगी होती है ना, जो लाइनमैन आता है महीने के अंतिम में और पूरा रीडिंग लिख के ले जाता है, तो फिर उसी के अनुसार बिल आती है ना, कि हमने मतलब कि इतने दिन में या एक महीने में इतना बिजली खर्च किया है, उसका हमें इतना रीडिंग मिला हुआ है। अब उस रीडिंग के अनुसार जितना पैसा होता होगा उसका पैसा बन जाएगा, बिल जिसको कहते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एनर्जी मीटर का रिकॉर्डेड ऊर्जा देता है, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्डेड ऊर्जा बराबर परिक्रमण। मतलब कि जो हमारी ये एनर्जी मीटर होती है इसके अंदर एक डिस्क लगी होती है, चकती, गोले आकार का एक चकती लगा होगा, एल्यूमिनियम का बना होता है। वो चकती ये है, देखो ये डिस्क है, ये क्या है? डिस्क। ये डिस्क तब घूमेगा जब आप विद्युत का खपत करेंगे। विद्युत खपत नहीं करेंगे, एनर्जी कंज्यूम नहीं होगा, तो ये डिस्क नहीं घूमेगी। जितना आप एनर्जी कंज्यूम कराएंगे उतना ही डिस्क घूमेगी और रीडिंग बताएगी। तो ये बोल रहा है कि परिक्रमण, यानी कि परिक्रमण की संख्या बटा मीटर का स्थिरांक। मीटर का स्थिरांक क्या होता है? मीटर का स्थिरांक ये होता है कि 1 किलोवाट हावर की ऊर्जा खपत
करने हेतु डिस्क कितना चक्र घूमेगा, कितनी बार घूमेगी, डिस्क कितनी बार घूमेगी, यही होता है इसका स्थिरांक। यानी कि 1 किलोवाट हावर का एनर्जी अगर आपको कंज्यूम करना है तो ये डिस्क कितने बार घूमेगी उसको और परिक्रमण की संख्या को आप भाग दे दो, आपको रिकॉर्डेड ऊर्जा मिल जाएगा, है ना, रिकॉर्डेड ऊर्जा आपको मिल जाएगी। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी तो हमारे मध्य प्रदेश में 4 से 5 रुपये चल रही है पर यूनिट के हिसाब से रेट। हो सकता है आप यूपी से देख रहे हैं तो यूपी का अलग रेट होगा, हरियाणा का अलग रेट है, महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का, हर जगह का बिजली का रेट अलग अलग है ना। मान लो 100 यूनिट आया, एक महीना में 100 यूनिट आया, हर यूनिट 5 रुपये का है तो 500 रुपये बन गया। कितना बन गया? 500 रुपये खर्च हो गया, बिजली आपने 500 रुपये का खर्च कर दिया। ये तब होगा जब वास्तविक एनर्जी आप खपत करेंगे। अगर आपके घर का पावर फैक्टर बहुत ख़राब है तो ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा आएगी, है ना, वो पेनाल्टी के तौर पर जुड़ता जाता है। मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर प्रायः किस रेटिंग के लगाए जाते हैं? मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर MCCB, इसका पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये 200 एम्पियर तक के होते हैं, उसके ज़्यादा नहीं होते। उसके बाद देखना MCB एक होती है हमारी MCB और एक होता है MCCB, इनमें बड़ा फर्क है। MCB जो है ना, इसमें रिपेयर करने वाला, अनुरक्षण योग्य ये नहीं होता। अगर MCB खराब हो गई हमारी तो MCB को फेंक देते हैं, रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन MCCB को रिपेयर किया जा सकता है, MCCB को रिपेयर किया जा सकता है। इसमें एक टाइमर भी लगा होता है, ध्यान देना, इसमें एक टाइमर रिले लगी होती है, लेकिन MCB में नहीं लगी होती है। अगर मान के चलो कि हमारे पास लोड है 100 एम्पियर का, 100 एम्पियर का लोड है, लेकिन हमारी MCCB है 200 एम्पियर की, तो हम टाइमर से इसको सिलेक्ट करके, टाइमर और यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन भी दिया हुआ है कि कितने एम्पियर लोड पर चलाना है, तो इसको आप सिलेक्ट कर दो। 100 एम्पियर लोड पर ये चलेगी। अब 100 एम्पियर के हिसाब से, इस लोड के हिसाब से अगर सर्किट शॉर्ट होता है तो जितना मैक्सिमम करंट चलेगा उसके अनुसार ये सुरक्षा प्रदान कर देगा। 40 एम्पियर पर चलाना है तो 40 पे सेट कर दो, है ना। तो इसको अलग अलग ट्रिपिंग सेटिंग करके हम इसको चला सकते हैं। ये बड़ा फ़ायदा हमें मिल जाता है MCCB में, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक PV सौर सेल मॉड्यूल का एक भाग नहीं है? तो आप देखो यहाँ पर सोलर पैनल है, ये क्या है? ये हमारी है सोलर पैनल। किसका बनता है सोलर पैनल? सोलर पैनल बनता है अर्धचालक पदार्थ का। उस अर्धचालक पदार्थ का नाम होता है सिलिकॉन। क्या होता है? सिलिकॉन इसका नाम होता है। तो इन्वर्टर लगा होता है, बैटरी चाहिए, आवेश नियंत्रक चाहिए, लेकिन रेक्टिफायर नहीं चाहिए। रेक्टिफायर का काम होता है AC को DC में परिवर्तित करना, है ना। AC को DC में परिवर्तित करने का हमें यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। देखो सोलर पैनल, यहाँ से सूरज, यहाँ पर सूरज भगवान होंगे और यहाँ पर डायरेक्ट ये प्रकाश आएगी, सूर्य से डायरेक्ट प्रकाश आएगी, है ना। फोटोन एनर्जी के रूप में ये प्लेट इसको अवशोषित कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फोटोन एनर्जी के रूप में इसको ये अवशोषित कर लेंगे। अब ये जैसे ही प्लेट इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, इसके अंदर होंगे इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाएंगे और परमाणु से बाहर हो जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक डायरेक्शन में गति करने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन का गति करना ही करंट का गति करना कहलाता है। तो करंट चलना प्रारंभ हो जाएगा। इस करंट को हम क्या करेंगे? कंट्रोल चार्जर के थ्रू इस बैटरी में स्टोर कर देंगे। अब हमारी बैटरी ओवर चार्ज ना हो जाए, इसलिए हमने चार्जर कंट्रोलर लगा दिया, है ना। ओवर चार्ज के दृष्टि में ये चार्ज कंट्रोलर जो है ये यहाँ से पावर ब्लॉक कर देगा, या फिर ओवर डिस्चार्ज हो जाता है तो उस स्थिति में ये पावर को ऑन कर देगा, बैटरी हमारे पुनः स्वतः आवेशित होने चालू हो जाएंगे। अब यहाँ से बैटरी है, बैटरी में हमें DC पावर मिलता है, इसलिए इस DC को AC बनाना है ताकि जो घर है, घर में हम लोड को चला सकें। तो इसके लिए हमने इन्वर्टर लगा दिया जो इस DC को AC में। तो देखना इन्वर्टर भी है, बैटरी भी है और ये चार्ज कंट्रोलर भी है। अगर बैटरी आप पूछो कौन सा बैटरी सबसे अच्छा होता है, तो ये लिथियम आयन इसमें सबसे अच्छा होता है।
है ना, लिथियम आयन बैटरी। और आज के टाइम पे तो सीसा संचायक बैटरी होती है, लेड सीसा संचायक बैटरी, है ना, इसको सीसा संचायक बैटरी, लेड एसिड बैटरी। तो देखना लिथियम आयन बड़ा महंगा मिलता है और लेकिन लाइफ टाइम इसकी ज़्यादा होती है। सीसा संचायक बैटरी थोड़ी सस्ती मिलती है, 13-14 हज़ार की मिल जाती है, 150 एम्पियर हावर की, है ना, 12 वोल्ट वाली। तो ये थोड़ी सस्ती पड़ती है और अच्छी भी पड़ती है। इसकी मेंटेनेंस अगर किया जाए टाइम टू टाइम तो ये इसका लाइफ टाइम अच्छा होता है। लो भाई, आज का सबसे अंतिम सवाल है कि किसी स्रोत की वोल्टता स्रोत के धनात्मक टर्मिनल को वोल्ट मीटर के साथ कैसे जोड़कर मापी जाती है। आपको पता है कि वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ते हैं। वोल्ट मीटर किस में जुड़ेंगे? जो वोल्ट मीटर होता है ये कैसे जुड़ता है? ये सदैव समांतर क्रम में जुड़ता है ना, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। और समांतर क्रम में जब जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़ना का मतलब क्या है? प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से, है ना। अगर प्लस को माइनस से जोड़ दिए तो वो समांतर नहीं, सीरीज क्रम हो जाएगा, सीरीज क्रम हो जाएगा। इसलिए इसको धनात्मक टर्मिनल को धनात्मक टर्मिनल के साथ ही कनेक्ट करो ताकि वोल्टेज का मापन आसान हो जाए। चलो, सारे सवाल खत्म हो गए। देखो, सारे के सारे सवाल खत्म हो गए और किसी भी सवाल में मैंने जल्दबाजी नहीं किया, है ना, क्योंकि आप एक तैयारी कर रहे हैं, एक मजबूत तैयारी कर रहे हैं और ऐसी तैयारी जिसमें दम है, जिसमें दम हो। इसको मैंने बड़ा डिटेल से बताया ना। तैयारी मेरे भाई ऐसे ही होना चाहिए ताकि उसका कोई बेनिफिट मिले, ठीक है ना, क्योंकि तैयारी करने में मेहनत लगता है, समय लगता है, पैसे खर्च होते हैं, सब कुछ खर्च होता है, दिमाग भी खर्च होता है ना। नात मेहमान सब कुछ छोड़ना पड़ता है, यारी दोस्ती सब कम करना पड़ता है, तब जाकर के तैयारी हो पाती है। अगर तैयारी ढंग से ना हो या फिर तैयारी में विश्वास ना हो, हर किसी को अपने तैयारी पर विश्वास होना चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ और एग्ज़ाम में मैं पास होऊंगा। ऐसा नहीं कि पढ़ तो रहा हूँ यार, पता नहीं पास होऊंगा कि नहीं, मतलब डाउट, खोट आपके ही मन में जब है तो फिर कैसे तैयारी मजबूत होगी? नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो चलिए, ये मैराथन क्लास कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए दोस्तों इसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगा, तो पीडीएफ के लिए तैयार हो जाइए। जैसे जैसे मैंने बताया है आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम में और फिर पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, है ना। और बहुत ही जल्द जिस बैच का डिमांड बच्चे कर रहे हैं वो बैच भी मैं लेकर के आने वाला हूँ, इसलिए हमारे साथ जुड़ करके रहिए, संपर्क कीजिए हमसे। अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्ट कॉल कर दीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पर्सनल नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।